नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। ये वीडियो है बिहार दरोगा, एक्साइज दरोगा के लिए। ये पीटी मेंस दोनों के लिए बेनिफिशियल हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं और आप उसको अटेम्प्ट करते हैं और उसके बेसिस पे उस टॉपिक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसको रिवाइज करते हैं अपने तरीके से, अपने नोट्स से, अपने बुक से। तो ये है टेस्ट योर सेल्फ। इस सीरीज का ये 8वां वीडियो है। इसमें हमने टोटल 25 क्वेश्चन लिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज इन। ये क्या है? IUCN। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ है? मतलब हेड क्वार्टर आपको बताना है IUCN का। तो पहला ऑप्शन है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। दूसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तीसरा है वियना, ऑस्ट्रिया। और डी है ग्लेंड, स्विट्जरलैंड में। तो इन चारों से आपको बताना है। तो एक तो आपको कंट्री का नाम भी याद यहाँ पे रखना है, फिर जगह का भी नाम याद रखना है। इसमें आप देख सकते हैं 2 जगह स्विट्जरलैंड दिया हुआ है, तो इसलिए जगह भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में आ जाता है, तो आप लोग ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अब इससे क्या है कि आप जो भी हेड क्वार्टर है, जितने भी इंपॉर्टेंट हेड क्वार्टर हैं कहाँ हैं, ये आप इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, आप एक बार जरूर देखें। इससे आपका पूरा जो भी हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, जिसका भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ग्लेंड, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में IUCN का हेड क्वार्टर है। दूसरा हम क्वेश्चन देखें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट ग्राम पंचायत? तो कौन सा होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 है 51। बी है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 आर्टिकल है। सी है अनुच्छेद 37, आर्टिकल 37। और डी है अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। ये पॉलिटी से लिया हो गया है। तो पॉलिटी में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है अनुच्छेद, उसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इसमें आपको बताना है कि ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो इस ऑप्शन में से बताना है। तो आपने पढ़ा होगा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें आता है अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। तीसरा हम क्वेश्चन देखें कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द एंशियंट चोला एम्पायर? तो चोला एम्पायर की राजधानी कहाँ थी जो प्राचीन काल में थी? तो इसका ऑप्शन है मदुरई, बी है उरायूर, सी है कावेरीपट्टनम और डी है तंजौर। इन चारों में से जब पहली बार जब चोल साम्राज्य की कैपिटल कहाँ पे था, फर्स्ट टाइम जब था, तो उस समय चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बी, उरायूर में इसकी कैपिटल था। चौथा क्वेश्चन हम देखें कि नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है आपको कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो यहाँ पे किसको सजाना है? ये 4 हैं, खिलजी, तुगलक, सैयद, गुलाम। ये क्योंकि दिल्ली सुल्तानेट में कितने डायनेस्टी हुए थे? 5 डायनेस्टी हुए थे। इसमें से 4 डायनेस्टी दिया हुआ है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है और गुलाम। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 4123, बी है 4132 और सी है 1423, डी है 1234। तो आपको बताना है कौन सा होगा। इसके चलते आप जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मिडल इंडिया के, दिल्ली सुल्तानेट के, वो आप जरूर देखिए। इससे आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इन मिडल इंडिया से भी आप क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले कौन आया था? गुलाम डायनेस्टी, जिसको इलबारी डायनेस्टी भी बोलते हैं। गुलाम आया था, गुलाम के बाद खिलजी आया था, फिर खिलजी के बाद तुगलक आया था, तुगलक के बाद सैयद आया था और सैयद के बाद लोधी डायनेस्टी आई थी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4123। तो 4123 मतलब पहला आंसर सही हो जाएगा, ए इसका आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन है, वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, मतलब द रिवर डेट डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। तो आपको पता होगा कोरोमंडल कोस्ट कौन है और मालाबार कोस्ट कौन सा है। कोरोमंडल तट और मालाबार तट आपको पता होना चाहिए किस साइड के कहते हैं, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इसका ऑप्शन है ए महानदी है, बी गोदावरी है, सी है कृष्णा और डी है नर्मदा। तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसके चलते आप देख सकते हैं कि कोरोमंडल तट पे कौन कौन सी नदियां हैं और मालाबार तट पे कौन कौन सी नदियां हैं। तो ये जरूर देखें कौन किस साइड जाती है और किस में मिलती है। तो रिवर सिस्टम, इसके थ्रू आप रिवर सिस्टम जो भी है इंडिया का वो रिवाइज कर सकते हैं। तो महानदी कहाँ जाती है? महानदी कोरोमंडल कोस्ट पे जाती है। जो बे ऑफ बंगाल साइड है वो कोरोमंडल कोस्ट है और जो अरबियन सी साइड है वो मालाबार कोस्ट है। तो महानदी
कोरोमंडल कोस्ट पे गोदावरी भी है, कृष्णा भी है, लेकिन नर्मदा कहाँ जाती है? अरबियन सी में गिरती है, तो ये मालाबार कोस्ट साइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। छठा क्वेश्चन देखें कि निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? तो बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखना है इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, और उसमें भी मैन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, और किस किस स्टेट में, ये भी जरूर देखिए आप कि बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं। तो इसमें से बताना है कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है मानस, बी है कोंकण, सी है दिहांग दिबांग, और डी है मन्नार की खाड़ी, मतलब गल्फ ऑफ मन्नार। ये गल्फ ऑफ मन्नार हो जाएगा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? तो आप लोग जरूर देखिए कितने बायोस्फीयर रिजर्व है और किस किस स्टेट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोंकण। कोंकण कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है इंडिया में। मानस है, दिहांग दिबांग है, और मन्नार की खाड़ी है। तो आप लोग एक बार जरूर अपने नोट्स में या लूसेंट में जो भी बुक है उसमें जरूर देखिए। सातवां क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? व्हाट आर द कूल टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका? तो घास का मैदान आपने पढ़ा होगा, ग्रासलैंड जो भी है सारे विश्व में, वर्ल्ड में जो फैले हुए हैं ग्रासलैंड, उसके बारे में आप जरूर एक बार पढ़िए कि कौन से घास के मैदान को किस कंट्री में क्या बोलते हैं। तो साउथ अमेरिका में ये पूछ रहा है घास के मैदान को क्या बोलते हैं। पहला है सवाना, बी है पंपास, सी है प्रेयरी, और डी है वेल्ड। तो इन चारों में से कौन सा होगा? इन चारों में से हो जाएगा आपका बी, पंपास। पंपास क्या है? साउथ अमेरिका में है। सवाना कहाँ रहता है? सवाना आप देखिएगा जनरली अफ्रीकी कंट्री में है, प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका में है, वेल्ड है साउथ अफ्रीका में इसको बोला जाता है। तो एक बार घास का मैदान ग्रासलैंड से रिलेटेड जरूर देखें आप। आठवां क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हु इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम इन द मद्रास प्रेसिडेंसी? तो मद्रास, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि ऐसे अक्सर पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की। कभी कभी आ जाता है कि रैयतवाड़ी सिस्टम है इसकी शुरुआत किस स्टेट में किया गया, तो इसमें दिया हुआ है मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको बताना है कौन स्टार्ट किया था रैयतवाड़ी सिस्टम। पहला ऑप्शन है जॉन लॉरेंस, बी है मेरकाटनी, सी है एल्फिंस्टन, डी है थॉमस मुनरो। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? इन चारों में से हो जाएगा थॉमस मुनरो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थॉमस मुनरो। आप ये भी देखिएगा रैयतवाड़ी सिस्टम किस साल इंट्रोड्यूस किया गया था, ये कमेंट में आपको बताना है। 9वां क्वेश्चन है वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? मतलब विच इज द ऑर्गेनिज्म दैट मॉनिटर एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन को कौन मॉनिटर करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म? पहला ऑप्शन है फंगाई, बी है बैक्टीरिया, सी है लाइकेन, और डी है नॉन ऑफ द एबव। नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से कौन सा होगा? कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइकेन होगा, सी आंसर हो जाएगा। 10वां देखें, 10वां क्वेश्चन है रक्त के थक्के बनने के लिए निम्न में से कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? तो पहला ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी, और डी ऑप्शन है विटामिन सी। तो ये आपको देखना है कि जो भी विटामिन हैं जो वाटर सोलुबल है या फैट सोलुबल कौन कौन सी है, वो उसके ओरिजिनल नाम भी क्या बोलते हैं। इसके क्या होता है कि कभी कभी जो ओरिजिनल नाम है इसका विटामिन के का वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका ओरिजिनल नाम भी जरूर याद रखें, और इसके कारण कमी से क्या क्या होता है, कौन सी बीमारियाँ होती है, ये जरूर आप देखें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? रक्त के थक्के बनने के लिए निम्न में से कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विटामिन के। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन के। 11 नंबर हम क्वेश्चन देखें कि अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? व्हाट इज द मीन्ड बाय इनडायरेक्ट टैक्स? एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। पहला ऑप्शन है करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो। दूसरा है करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध हो। सी है कर आय पर आधारित हो, और डी है नन ऑफ दी अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। मतलब जो करदाता होते हैं और गवर्नमेंट होते हैं उनके बीच में कोई भी संबंध ना हो। अगर संबंध होगा इन दोनों के बीच में तो ये डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, और संबंध नहीं होगा तो ही ये इनडायरेक्ट टैक्स होगा, मतलब अप्रत्यक्ष कर होगा। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा 11 का। 12 का देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? व्हाट सेपरेट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका? आप बहुत पढ़े होंगे कि स्टेट कौन सा है, बहुत सारे स्टेट है, आप मैप देखिएगा तो इसमें पूछा जाता है कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जो सेपरेट करता है स्टेट, इसको हिंदी में जल डमरू मध्य बोलते हैं, वो कौन है? तो पहला है ए कुक जल डमरू मध्य, मतलब कुक स्टेट, बी है बास स्टेट, सी है डोवर स्टेट, और डी है बैरिंग
जल डमरू मध्य, मतलब बैरिंग स्ट्रेट इसको बोलते हैं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? आप मैप जरूर अपने सामने लगा के रखिए अपने रूम में, कि जब भी मैप से रिलेटेड पढ़ें तो उसको आप देखें कि और स्टेट कौन कौन सी है, बहुत सारी स्टेट है, कौन किसको कनेक्ट करता है। तो ये आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, बैरिंग स्ट्रेट होता है, बैरिंग स्ट्रेट जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का नियम किस पर आधारित है? ऑन व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड? पहला है उपभोक्ता की प्राथमिकता, मतलब कंज्यूमर का प्रायोरिटी। बी है निर्माता की प्राथमिकता, मतलब मैन्युफैक्चरर की प्रायोरिटी। सी है विक्रेता की प्राथमिकता, मतलब सेलर की प्रायोरिटी। और डी है नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इकोनॉमी से मैं बोलूँगा कि इकोनॉमी में जो भी बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट जो भी है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ही आया है। और डिफिनीसन, और एक डिफिनीसन होता है, डिफिनीसन से डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, तो ये जरूर आप लोग इकोनॉमी में देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, मांग का नियम कहता है कि उपभोक्ता की प्राथमिकता होनी चाहिए। ये आंसर सही हो जाएगा, मतलब कंज्यूमर की प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये आंसर सही होगा। 14 का देखें हम, 14 नंबर। तो इसमें है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैज एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन बीन फाउंड? राइस कल्टीवेशन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला है बनावली, लोथल, कालीबंगा या चान्होदारो। तो चनुद्रो कहाँ से मिला है? आप जो भी हड़प्पन साइट है उसकी डिस्कवरी कब हुआ था, कौन उस साइट में की खुदाई में था, ये भी याद रखिए, कौन कौन सी साइट कहाँ पे है। तो ये जरूर आप लोग एक बार देखिएगा। ऑफ राइस कल्टीवेशन कहाँ मिला था? ये मिला था आपका लोथल में, इसका बी आंसर हो जाएगा, लोथल, लोथल में मिला था। 15 नंबर है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? हु वाज द सेकंड तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म में आप जो भी तीर्थंकर है, स्टार्टिंग के 2-3 और लास्ट के 2-3 जरूर याद रखिए, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन है ऋषभदेव, बी है सुमतिनाथ, सी है अजीतनाथ और डी है संभवनाथ। तो कौन कौन से हैं इसमें? सेकंड तीर्थंकर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अजीतनाथ होगा। कुशीनारा 16 नंबर क्वेश्चन है, कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? कुशीनारा वाज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा? ऑप्शन है आपका मल, अवंती, सूरसेन, अस्मक। डी, इन चारों में से कौन सा है जिसकी राजधानी कुशीनारा थी? तो कुशीनारा किसकी राजधानी थी? ये आंसर हो जाएगा मल, ये ऑप्शन हो जाएगा मल। इसमें जितने भी 16 महाजनपद हुए हैं उनका आप लोग राजधानी जरूर याद रखिए, और किस स्टेट में है ये भी जरूर आप देखिए। 17वां है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? टू हुज कोर्ट डिड द सीरियन रूलर एंटियोकोस प्रथम सेंड इज इन्वो डायमेकस? को डायमेकस किसके शासनकाल में आया था? जो सीरिया का शासक था एंटियोकस प्रथम ने भेजा था इसको, डायमेकस को। तो डायमेकस किसके शासनकाल में आया था? ए है अजातशत्रु, बी है अशोक, सी है बिंदुसार, डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन चारों में से किसके शासनकाल में आया था डायमेकस? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिंदुसार, बिंदुसार के शासनकाल में आया था। तो जो भी अशोक के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त और बिंदुसार, जो जो आया था उसका नाम आप लोग जरूर याद रखिए। 18वां है, ये बुक से रिलेटेड है, जो भी बुक और ऑथर है उसके वो आप लोग एक बार जरूर याद रखिए, एंशिएंट इंडिया हो या मिडवल इंडिया हो या मॉडर्न इंडिया हो, किसी में से भी। तो ये क्वेश्चन बोलता है कीरत अर्जुनिया के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? हु एमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ कीरत अर्जुनियम? तो कीरत अर्जुनियम के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है डांडी, बी है भारवी, सी है भवभूति, डी है महेंद्र वर्मण। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो है बी, भारवी ने कीरत अर्जुनियम बुक लिखी थी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तुर्काने चहलगानी का गठन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था? विच रूरल ऑफ दिल्ली सुल्तानेट फॉर्म तुर्काने चहलगानी? तो जो भी मिडल इंडिया में भी जो जो डिपार्टमेंट गठित हुई, कौन गठित किया, वो क्या था, वो जरूर आप लोग देखिए। ए है बलबन, बी है इल्तुतमिश, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन किया था? तुर्काने चहलगानी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश ने ये डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया था, तुर्काने चहलगानी का। 20 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था? सैयद वंश में भी आप देख लीजिएगा 3-4 इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं, कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ देता है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ए है जौना खान,
बी है मुबारक खान, सी है खिलजी खान और डी है निजाम खान। इन चारों में से कौन हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर होगा, खिलजी खान इसके फाउंडर थे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि इलाही संबत की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की थी? विच मुगल एम्पेयर स्टार्टेड द इलाही संबत? क्या है इलाही संबत? ए है शाहजहां, बी है औरंगजेब, सी है जहांगीर और डी है अकबर। तो ये कमेंट में करके बताइएगा कि इलाही संबत की शुरुआत कब हुई थी, स्टार्ट कब हुआ था, किस सन में हुआ था, किस ईयर में हुआ था, कमेंट में जरूर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर, डी आंसर हो जाएगा, अकबर ने इलाही संबत की शुरुआत की थी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द बैटल ऑफ सामूगढ़ टेक प्लेस बिटवीन दारा शिकोह एंड औरंगजेब? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच जो युद्ध हुआ था सामूगढ़ का, ये कब हुआ था? अब इसमें क्या है कि कभी कभी मंथ भी पूछ देता है, तो इसलिए आप मंथ प्लस सन ईयर याद रखिए। ए है अप्रैल 1658, बी है मार्च 1658, सी है मई 1658 और डी है मई 1659। तो कब हुआ था? तो जो भी बैटल हुए, बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी युद्ध हुए हैं कभी भी हिस्ट्री में कब हुए हैं, किसके किसके बीच हुए हैं, तो वो आप जरूर याद रखिए। इसका आंसर हो जाएगा मई, सी आंसर हो जाएगा मई 1658 में। 23 नंबर क्वेश्चन है यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? व्हाट वुड हैपन इफ ए सेल्स राइबोसोम्स वेयर डिस्ट्रॉयड? पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बी है श्वसन नहीं होगा, सी है वसा संचय नहीं होगा, डी है प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो आपको तो पहले जानना चाहिए कि राइबोसोम करता क्या है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि राइबोसोम क्या वर्क करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण ये करता है, प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक है राइबोसोम। और अगर ये नष्ट कर दिया जाए, राइबोसोम डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण होगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। 24 नंबर हम क्वेश्चन देखें कि भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? भी शेप्ड वैली इज फॉर्म बाय। तो जियोग्राफी में आप देखिएगा वी आकार की घाटी होती है, वी शेप, यू शेप, बहुत सारी होती है। तो ये जरूर याद रखिए कौन किसके द्वारा बनाई जाती है, कभी भी पूछ देगा तो कभी यू पूछ देगा, इस तरह। तो ज्योग्राफी में आप जो लोग ये सब जरूर ध्यान रखिए। पहला है युवा नदी मतलब यंग रिवर, जब स्टार्टिंग में रिवर होती है वो उसके द्वारा। बी है प्रौढ़ नदी मतलब मैच्योर रिवर के द्वारा ये बनाया जाता है। या सी है वृद्ध नदी मतलब ओल्ड रिवर के द्वारा, जब रिवर अपने ओल्ड एज में आ जाती है, या इन सभी के द्वारा, या इन जो तीन ऑप्शन है ऊपर के तीनों, उन सभी के द्वारा ही भी शेप की वैली बनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, युवा नदी मतलब यंग रिवर के द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। इस वीडियो का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। तो कोरोमंडल कोस्ट एक तो पता होना चाहिए किस साइड को बोलते हैं, और वहाँ पे वर्षा कब होती है, रेनफॉल कब होता है? ऑप्शन है जनवरी फरवरी में, बी है जून सितंबर में, सी है मार्च मई में और डी है अक्टूबर नवंबर में। तो कब होता है वहाँ पे वर्षा आपको बताना है। कोरोमंडल कोस्ट मतलब जो तमिलनाडु के साइड है, तमिलनाडु आंध्रा, वो उसको बोलते हैं कोरोमंडल के कोस्ट। तो आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे कि तमिलनाडु में बाढ़ आ गई, तो वो उसी वर्षा से आती है तमिलनाडु में बाढ़, चेन्नई में। तो कब आती है वहाँ पे बारिश कब होती है, रेनफॉल कब होता है वहाँ पे? सबसे ज़्यादा रेनफॉल अक्टूबर नवंबर महीने में होता है। सबसे ज़्यादा आप देखिएगा बारिश वहाँ पे अक्टूबर नवंबर मंथ में होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ हमने 25 क्वेश्चन देखे और ये शानदार क्वेश्चन थे, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड ये जो जिस टॉपिक से मैंने इसमें बनाया हुआ है उस टॉपिक को आप जरूर रिवाइज कीजिए।